बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज मौसम की सूरत हाल से। वैसे हम उम्मीद करते तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर वाफिज से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो मौसम की बात करें, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ग्लेशियर पिघलने से गिलगित के इलाके रहीमाबाद के बरसाती नाले में सैलाब से ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि अस्तौर में गुज़िश्ता रोज़ आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा है और बिजली की सप्लाई भी मुतासर हो गई है। दरियाए चित्राल में भी ग्लेशियर्स पिघलने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है, जबकि बोनी के मकाम पर मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती भी बना दी गई है और मुतासरा पुल की जगह आरजी पुल की तामीर भी शहरबानो कर दी गई। बिल्कुल अजीम, ऐसा ही है। और अगर हम सिंध की बात करें तो रोहड़ी केनाल में पड़ने वाले 150 फीट शगाफ को पुर करने की कोशिश की जा रही है, काम जारी है। बारिश का पानी हम देख रहे हैं कि मंझर झील में दाखिल होने से झील में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। बलूचिस्तान की बात करें तो 25 से ज़ायद अजला में मानसून की मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगानी आ गई है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पिछले 2 माह के दौरान मानसून बारिशों के दौरान नौनमा होने वाले वाक़यात में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 35 जख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 माह तक यानी सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। तो ये सूरत हाल जारी है। अभी दुआ ये करते हैं कि सैलाब हाल जो है ये थम जाए, ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हमारा मुल्क जो है पहले ही बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो इस सारी सिचुएशन से बच सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं पेरिस में जारी ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम की, जो आज एक्शन में होंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हम देख रहे हैं कि इस मुकाबले में जेवलिन थ्रो की तैयारियां जारी हैं। वो जीत के लिए पुरअज़्म है। जेवलिन थ्रो मुकाबलों की बात की जाए तो इसमें शामिल ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अरशद और उनके भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल हैं। आज होने वाले इब्तदाई क्वालिफाइंग मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर शुरू होंगे। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करेंगे। जी बिल्कुल शहरबानो, और यहाँ अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि मेडल राउंड के लिए क्वालिफिकेशन मेयार को पिछले इवेंट के निस्बत अब बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस बार कम से कम 84 मीटर की थ्रो करने वाला प्लेयर ही मेडल राउंड तक पहुँचने में कामयाब होगा। फाइनल राउंड की अगर हम बात करें तो इसमें मजमूई तौर पर 12 प्लेयर्स जगह बनाएंगे। अब 84 मीटर की थ्रो करने वाले खिलाड़ियों की तादाद 12 से कम होने पर जो प्लेयर बेहतरीन थ्रो करेगा वही क्वालिफाई करेगा। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 32 प्लेयर्स जो हैं वो 2 ग्रुप्स में एक्शन में नजर आएंगे। तो हमारी उम्मीदें, हमारी तमाम ख्वाहिशात अरशद नदीम साहब के साथ हैं जी कि वो आज 84 मीटर कम से कम जो है वो थ्रो जरूर करें ताकि वो मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई करें। तो जी अब आगे बढ़ते हैं और अहम डेवलपमेंट, अहम खबर के हवाले से बात करते हैं जी। आपको इस हवाले से बताएं कि जी गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस ब्रीफिंग दी है और उन्होंने दहशत गर्दी, अमन व अमान की सूरत हाल समेत अहम मामलात पर सहाफ़ियों के तंतोतेज़ सवालात के जवाबात दिए हैं। अस्करी तर्जुमान ने डिजिटल दहशत गर्दों को 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि फ़ौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क में हो या बैरून मुल्क, इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि 9 मई से मुतल्लिक फ़ौज का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, ना इसमें कोई तब्दीली आई है और ना आएगी। DG ISPR ने बताया कि बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नहाद क़यादत दहशत गर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हकूक़ के नाम पर इनकी मदद करते हैं। तो सूरत हाल पर बात करेंगे। बिल्कुल, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई ताज़ियाकार हैं मारिया सुल्तान साहिबा। वेलकम करते हैं आपको मारिया साहिबा। DG ISPR की गुज़श्ता रोज़ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको आप कैसा देख रही हैं? और दूसरा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शरीफ साहब ने एक बार फिर डिजिटल दहशत गर्दों को वाज़ेह पैगाम दिया है और कहा है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप समझती हैं कि डिजिटल दहशत गर्दी का सद्देबाब मुमकिन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि डिजिटल टेररिज्म है क्या। डिजिटल टेररिज्म की बुनियाद और उसकी सच्चाई इसके गिर्द घूमती है कि अगर आप किसी भी तरह खबरें इस्तेमाल करें और चाहे वो उनमें हकीकत
हो या ना हो, लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर इंतशार पैदा करें मुल्क के अंदर, और बिलखुसूस रियासती अदारे हैं, रियासती जो लीडरशिप है उनको टारगेट किया जाए। मसला दरअसल ये है कि जैसे कि हम जानते हैं जो डिजिटल टेररिज्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके मुल्क के अंदर नहीं होते। जहाँ लोग इस्तेमाल होते हैं वो आपका मुल्क होता है, जाहिर है उनके ऊपर एक कानून लागू होता है, उसके मुताबिक आप उनकी फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी सूरत हाल है जैसे आपका एक प्लेटफॉर्म अमेरिका या बरतानिया में इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर है वहाँ उसको क्राइम को इस्तेमाल करने के लिए या देखने के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे अहम चीज यही होगी कि आप कानूनी तौर पे अपने मुल्क में किस तरह उसको एक जुर्म के तौर पे दिखाते हैं, उसको जो फर्द जुर्म आयद होता है, उसके बाद उन ममालिक के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं जिसके तहत आप साइबर क्राइम का जो बैनुल अक़वामी कानूनी ढांचा है उसको इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि जो साइबर क्राइम है उसकी डेफिनेशन और उसके साथ साथ अलर्ट बहुत मुश्किल है। तो क्या आपको ये नई कानून साजी की जरूरत है, क्योंकि अस्करी तर्जुमान ने बैरून मुल्क में बैठकर फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा करने वाले, इंतशार फैलाने वाले टोले हैं उससे मुतल्लिक बिलखसूस उन्होंने बात की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे निपटा जा सकता है उनसे जो बैरून मुल्क बिलखसूस बैठे हुए? देखिए उसके 3 मुहर्रिकात हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है जैसे मैंने कहा कि आपको फर्द जुर्म आयद करना होगा। फर्द जुर्म तब आयद होता है जब आप उन खबरों को इस्तेमाल करते हैं किसी भी ग्रोह के अंदर इंतशार फैलाने के लिए या किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए या वहाँ जो है इंतशार की फिजा पैदा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि उस इंतशार सिर्फ वर्बल इंतशार नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद जो है इस बात पर है कि वहाँ सरकारी इमलाक को, रियासत के जो अदारे हैं उनको अटैक किया जाए। और फिर तीसरी बात यह है कि आप जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो तमाम फेक न्यूज़ जो ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो है दलाल पैदा की जाए। जब आप यहाँ फर्द जुर्म आयद करते हैं और आप उन खबरों की तस्दीक या उनके मुसद्दक होने या ना होने के ऊपर जो है एक ना सिर्फ आप एक लीगल एक्शन लेते हैं, वो लीगल एक्शन जो है आप दूसरे ममालिक के साथ शेयर कर सकते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है ना सिर्फ उनसे मांग सकते हैं बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि उसकी जो एडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ आप किस तरह। मारिया सुल्तान साहबा, ये खबरें भी आ रही हैं, ये इत्तलात भी आ रही हैं कि अब कोशिशें की जा रही हैं एक फायर वॉल इंस्टॉल करने की ताकि जो फेक न्यूज़ है, जो प्रोपेगेंडा है उसको रोका जा सके। तो आपको क्या लगता है कि ये सही कदम है? देखिए ये जरूरी है, लेकिन मसला हमेशा यही रहता है कि जितनी जल्दी वो खबरें आपके पास पहुंचती हैं, आप उनकी तस्दीक करने से पहले लोगों के अंदर जो भी आप वल्नरेबिलिटीज हैं लोग उसको इस्तेमाल करते हैं जी। इसका नुकसान ये है कि आप जब एक तरह से उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाने की कोशिश करते हैं तो एविडेंस की जो बुनियाद है, जो कानून है, वो शायद इतना जो है प्रोग्रेसिव नहीं है इस वक्त कि वो तमाम चीजें जो है उनको एक्सेप्ट हो सके। यही वजह है कि जो मुख्तलिफ कानूनी तकाजे हैं वो एक मुल्क में दूसरे हैं, दूसरे मुल्क में उसकी बुनियाद कुछ और है। यही वजह जब उन दोनों को आप इतलाक करने की कोशिश करते हैं तो शायद वो मुमकिन नहीं होता। तो ये तमाम चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़राए इब्लाग है जैसे आपका ये बाकी जो चैनल्स हैं उनकी जो अथेंटिसिटी है उतनी अहम बन जाती है। वैसे मारिया सुल्तान साहब, आप क्या समझती हैं कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के बीच में जो जिस दरार का जिक्र हुआ है, जो खलीज एक पैदा हुआ है, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ ही इसकी बुनियादी वजह? देखिए बात आपने सवाल तो बहुत जबरदस्त किया है। बात ये नहीं है कि जो खलीज है वो सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ के ऊपर होती है। जाहिर सी बात है बहुत सारी जो चीजें हैं उसके अंदर जो लोकल ग्रीवेंसेस होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और लोकल ग्रीवेंसेस जो है उनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि उसका बड़ी हद तक जो ताल्लुक होता है वो लोकल गवर्नेंस इश्यूज के साथ होता है। और यही चीज आपने देखी सवात के अंदर लोगों के बहुत सारे डोमेस्टिक तकाजे हैं और उन तकाजों के बाद वो ये समझते हैं कि जो भी लोग पोजीशन या अथॉरिटी में है वो उन चीजों को उतनी तेजी से कर सके, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके दायरा में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। यही वजह है कि अज़्म इस्तेहकाम के मुताबिक इस फैसले जो है दरकार है कि न सिर्फ आप दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई में कामयाबी हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए ये भी मुमकिन हो सके कि अवाम और जो अफवाज पाकिस्तान है उसके दरमियान जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है उसको पूरी तरह नाकाम बना सके। दरार डालने की कोशिश की जा रही है। DGI SPR ने एक बार फिर वाजे किया कि 9 मई से मुतल्लिक फौज का मौक़िफ़ बड़ा वाजे है।
ना इसमें कोई तब्दीली आई है और ना आएगी। इसके बावजूद बानी पीटीआई फौज को सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? देखिए, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त हम कहते हैं कि पाकिस्तान को 5वीं तर्ज़ जंग का सामना है और 5वीं तर्ज़ जंग जो है उसके अंदर बुनियाद यही होती है कि जो भी रियासती अदारे हैं जिनके पास तशद्दुद या जिनके पास ताकत इस्तेमाल करने का हक हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिनकी सरहदों को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर वो महफूज कर सके, अब उनको मुतनाज़ा करते हैं। और आप ये देखेंगे कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये एक सोची समझी जो है स्कीम के तहत जो है आपके अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और मसला ये है कि जब भी आप रियासती इदारों के खिलाफ कोई भी इंतहा का कदम उठाएंगे और आवाम जो है मुश्तैल होगी और मुश्तैल होने के बाद रायट्स होंगे, तो वो उनको कभी भी मस्बत तरीके से नहीं देखा जाएगा, रियासत उसके खिलाफ कदम उठाएगी। तो जो चीज़ें फिजिकल डोमेन में हुई है जिसमें रियासत के अंदर इंतशार फैला है, तो जाहिर है उसमें तो रियासत इसके अंदर साइड ले ही नहीं सकती है। और अफवाज पाकिस्तान एक रियासती अदारा है और आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये बहुत वाज़ेह है कि आपका क्या रोल है। अगर आप उसके खिलाफ ये तमाम इक़दाम उठाएंगे तो यकीनी तौर के ऊपर ये जो है आपकी एक तरह से आप कह सकते हैं गद्दारी के जुमरे में आता है। और उसके ऊपर असल मसला यही है कि उन लोगों पे क्या सजाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके जो ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स से कैसे बैलेंस करना चाहिए, उसके लिए जो है आपकी जो जुडिशरी है उसको अहम फैसले करने होंगे और इसकी हदूद का तयन करना होगा। अब डॉक्टर साहब यही सवाल है जी, 9 मई के हवाले से चूंकि हम बात कर रहे हैं, अब ये तारीख़ पाकिस्तान जब जब भी इसका जिक्र होगा तो ये बेकसाने की हैसियत इख्तियार कर गया ये वाक़या। अब अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं DGISPR, उनकी जानिब से बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया कि जी 9 मई की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, उनकी भी डिमांड है। दूसरी जानिब बानी PTI भी कहते हैं जी कि बिल्कुल आप शफाफ तहकीकात करवा लें। वो ये कहते हैं कि जी हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, ये हमने नहीं किया, ये कोई और साजिशी अनासर बीच में दाखिल हुए। तो फिर हर्डल क्या है बीच में, जब दोनों फरीकैन जो बड़े मेजर फरीकैन हैं इस मामले को लेकर दोनों तहकीकात कराना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही है, मामला जूं का तूं ही है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी जो जुडिशरी है वो उसके ऊपर उतनी तेज रफ्तारी से काम नहीं कर रही है। अगर आपने किसी को किसी इल्ज़ाम से बरी इल्ज़ाम करने हैं तो उसके लिए भी जाहिर है अगर आप प्रोसेस के अंदर वहाँ मौजूद हैं तो उसका कोई ना कोई जो प्रोसेस है उसको करने के लिए, निकालने के लिए भी आपको कोई प्रोसेस चाहिए। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आप जो कुछ चीज़ें ये हैं कि लोग वहाँ मौजूद थे, जो जिन लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ है वो वहाँ मौजूद थे। अब वो किस वजह से मौजूद थे, क्या उनकी वजह जो थी वो ये थी कि वो महज तमाशाई थे या महज वहाँ मुश्तैल हुए थे, ये जो सारा जो काम है वो आपकी डिजिटल फोरेंसिक्स जो एजेंसीज करेंगी। उसके अलावा फिर कुछ चीज़ें डिजिटल डाटा में आएगी, कुछ चीज़ें फिजिकल में आएंगी, कुछ चीज़ें तहकीकात से आगे आएंगी, जिसमें आपकी पुलिस, जिसमें आपकी FIA और आपकी बाकी इदारे, उसके साथ साथ आपकी जुडिशरी बहुत अहम किरदार अदा करेगी। क्योंकि असल हदूद उन्होंने तायन करनी है। अगर वो तायन करेंगे तो लोग बरी जमात भी होंगे। और तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि फिर इस मसले का हल मिलिट्री कोर्ट्स हैं? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स हर चीज का हल नहीं होता, लेकिन जाहिर है अगर दहशतगर्दी के कोई वाक़यात होते हैं तो आपको कुछ चीजों के ऊपर कुछ जल्दी फैसले चाहिए। जल्दी फैसले इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जितनी आप देर करते हैं उतने ही मामला खराब भी होते हैं और उसके साथ साथ आपकी जो एविडेंस है, आपकी जो बाकी चीजें हैं, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं शायद जिनके ऊपर वो फर्दर जुर्म उस हकीकत में ना पड़ सका हो जिस तरह का शायद उन पर किरदार हो। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी डिग्री है, कौन सी नहीं। इस वक्त आप देखें बरतानिया में रायट्स हो रहे हैं और अनकरीब मेरे ख्याल से उनकी जो पुलिस है और जो बाकी फोर्स है, जैसे जैसे लोगों के फोन, मोबाइल्स, जो डाटा आजकल का जो जमाना है उसके मुताबिक देखेंगे कौन कहाँ मौजूद था, तो उसके मुताबिक ना सिर्फ उनको ट्रेस किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ फर्दर जुर्म भी आ जाएगा और उसके साथ चीजें भी होंगी। हमारा मसला ये है कि हमारा जो सिस्टम्स हैं वो इतने इंटीग्रेटेड नहीं है। हमारे जो डिजिटल फोरेंसिक्स हैं और जो बाकी तमाम चीजें हैं वो इतनी तेजी से कोर्ट्स में इस्तेमाल नहीं होती, और हमारे जो कोर्ट्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी ये तमाम सहूलतें मौजूद नहीं है कि वो इतनी तेजी से इन पे फैसले। बिल्कुल मजीद बेहतरी आएगी फायरवॉल लगने के बाद। मारिया साहिबा, अस्करी तर्जुमान ने यह भी बताया कि बलोच यकजहती कमेटी और इसके नाम नहाद जो क़यादत है वो दहशतगर्द हैं और ये प्रॉक्सी के तौर पर काम करें दहशतगर्दों की तंजीमों के। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करते हैं और उसके बाद इंतशार फैलाते हैं। तो इनसे किस तरह से निपटा जा सकता है? देखिए, असूल तो एक ही है
अगर आप मुल्क में इंतशार पैदा करेंगे, चाहे वो सियासी बुनियादों पे करते हैं, चाहे वो आप अस्करी बुनियादों पे करते हैं, लसानी या मजहबी बुनियादों पे, अगर उसका एंड रिजल्ट ये है कि आप फिजिकल तौर के ऊपर इंतशार पैदा करते हैं और आप लोगों के अंदर खौफ और हरास पैदा करते हैं, जो कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन में आता है, तो उसकी बुनियाद तो वही है और दहशतगर्दी की अंडरस्टैंडिंग भी वही। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी वाकयात हैं, इसमें से कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस नहीं है। चाहे उसमें 2% लोग स्पॉन्टेनियस है, बाकी तमाम लोगों को टारगेट करके वहाँ जो है बुलाया भी जाता है, उसके बाद उसको आगे रैली भी किया जाता है। और अगर उसका मकसद जो है आपके मुल्क के अंदर तरक्की को रोकना है, उसका मकसद आपके मुल्क के अंदर जो है ऐसी फिजा कायम करना है कि जिससे आप आगे नहीं जा सकते, तो जाहिर है ये एक चैलेंज भी है और आपके लिए दहशतगर्दी के मुताबिक मुतरादिफ भी है। अगर आप दहशतगर्दों को देखें तो वो भी अपनी सियासी जो भी उनका एजेंडा होता है उसको हासिल करने के लिए अस्करी ताकत इस्तेमाल करते हैं, इंतशार की कुव्वत इस्तेमाल करते हैं, खौफ और हरास पैदा करते हैं। और अगर जो रायट्स हैं वो पुरशद्दत होते जाए तो जाहिर है उसका मकसद भी वही है, उसका इख्तिताम भी वही है। और जाहिर है दहशतगर्दी का जो मेरे ख्याल से उसके खिलाफ कौमी फैसला है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, और वो ये कि जब हम सारी सूरत हाल को एनालाइज करें तो यूँ लगता है कि जी बिलखसूस बलूचिस्तान और बिलअमूम सारी अवाम है पाकिस्तान की, तो ऐसा लगता है कि जी सूरत हाल है अवाम वर्सेस फ़ौज के जो बयानिया बन रहा है या जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के बीच में एक मेजर पिलर ऑफ द स्टेट हमारे इंतजाम में गवर्नमेंट कहीं उस तरह से फाल नज़र नहीं आती, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कहीं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पा रही है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही है? क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान जिस तरह से काम कर रही है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो खुद डीजी ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बड़ी डिटेल में बता दी है, तो बीच में उस खलीज को ख़त्म करने के लिए हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। देखिए, मसला ये नहीं होता कि आप एक अदारे का इल्जाम दूसरे अदारे पे लगाते हैं। मसला ये कि आपने ये देखना है कि आपके प्रॉब्लम्स असल में हैं क्या। इस वक्त आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आपके बड़े फैसले हैं, जो आपके फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं, वो आपने अभी तक नहीं किए। और उसमें सबसे बड़ा फैसला आपके पास क्या है? ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो B एरियाज है वो आपने A एरियाज में कन्वर्ट करने हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये देखना है कि ये जो तमाम चीजें हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे चलें। और फिर जैसे कि हमने देखा कि अभी कुछ अर्सा पहले आपने अज़्म इस्तेकाम को वाजे किया और उसके लिए एक मैंडेट हासिल किया, लेकिन 8वीं तरमीम के बाद ये बहुत जरूरी है कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी इस बात को समझें। अगर आप इन चीजों से इनहराफ करेंगे तो बिलाखिर आप रियासती अदारों को हिलाते नहीं हैं, लेकिन जो सियासी क़यादत होती है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। और अगर आपके मुल्क के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाती है तो उसका नुकसान भी अवाम को होता है, उसका नुकसान भी जो है तमाम लीडरशिप को होता है। इसलिए कुछ फैसलों के लिए हमें कौमी यकजहती की जरूरत है और अज़्म इस्तेकाम के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ भी हमें एक वाज़ेह हिकमत अमली बिल्कुल एक कौमी यकजहती की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद अदाकार अम्मारिया सुल्तान साहिबा, और वो गुफ्तगू कर रही थी, तज़िया दे रही थी गुज़श्ता रोज़ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस हवाले से। और एक चीज़ जो माज़रत मैं करना चाहूँगी, मेरे मुँह से रिटायर्ड निकल गया था, उसके लिए माज़रत खाऊँ। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान के हीरोज़ की बात करेंगे, टैलेंट का जिक्र करेंगे, दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं। हमारे अगले मेहमान भी एक ऐसे ही होनहार खिलाड़ी हैं जिन्होंने हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और मलेशिया में होने वाली इस चैंपियनशिप में 30 मुल्कों के 3000 से ज़ायद खिलाड़ी भी इसमें शरीक थे। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ताइक्वांडो प्लेयर गुफरान अली ने साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट हासिल की है और अब तक 130 से ज़ायद कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। जी बिल्कुल, उनकी इस कामयाबी के बारे में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट इन ताइक्वांडो गुफरान अली। गुफरान अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको जी आपकी कामयाबी पर। तो हम ये जानना चाहते हैं जी कि इस इवेंट से मुतल्लिक बताइएगा, आपने कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया टोटल, और ये जो 2 गोल्ड मेडल्स आपने जीते हैं ये किस मुकाबले में और किसके खिलाफ लड़ते हुए जीते? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मियां गुफरान अली, और जिस तरह आपने अभी बताया है मेरे बारे में, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी मलेशिया में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, इंटरनेशनल हीरोज़ के नाम से, हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने 2 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट की है, जिसमें एक कैटेगरी है हमारी पुमजा, ठीक है, उसमें एज कैटेगरी होती है 31 to 40 की जो एज कैटेगरी, उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल विन किया। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी स्पीड किकिंग की,
मतलब उसमें हमें मैक्सिमम किक्स करनी होती हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये सही। दोनों कैटेगरीज थी जिसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया और सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों कैटेगरीज में गोल्ड मेडल विन किया। ओके गुफरान, मुकाबले के दौरान आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने मतलब ऐसी क्या तैयारी की कि आपको लगा कि मैं तो बैट लेकर ही आऊँगा और मैं कामयाब होकर ही आऊँगा? ये बताएं, ख़ास तौर पर क्या तैयारी की आपने? बिल्कुल ऐसे ही जी, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं ख़ास तौर पे जिस तरह अगर हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमारा जो मेन चैलेंज है वो हमारा फाइनेंशियल इश्यूज आता है। दूसरा जी। हमारी फैसिलिटीज़ का आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि फैसिलिटीज़ वाइज जो मेरी ट्रेनिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तान का अच्छा एक प्रॉपर जिम है, ऑक्सी जिम है, उसमें मैं अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ। तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ। लेकिन ओके। जो सेकंड ऑप्शन है मेरे लिए जो चैलेंज है वो है कि फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं कि जब हमने किसी आउट ऑफ कंट्री मूव करना होता है कॉम्पिटिशन के लिए, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं और उसके अलावा ट्रैवलिंग में हमें इश्यूज़ आते हैं कि समटाइम्स वीज़े का इश्यू होता है, लेकिन जिस तरह मलेशिया है, इसमें वीज़े का कोई इश्यू नहीं था। इस तरह के इश्यूज़ आते हैं हमें। सही। तो गुफरान, आपने अपने से ही पार्टिसिपेट किया, खुद स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए, खुद सारी जो फाइनेंस आपने अरेंज किए और ट्रैवल भी खुद किया? बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ स्पॉन्सर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया है, जिसमें स्पून है, स्पून ऑयल है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। सही। उसके अलावा जुगनू सैलून है, उसने मुझे स्पॉन्सर किया है। उसके अलावा एक हमारा स्पॉन्सर है योगी नईम है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और 1-2 मेरे कुछ पर्सनल्स हैं कि जो सामने फ्रंट पे नहीं आना चाहते, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 तो लोगों ने मुझे गुफरान, स्पॉन्सर ऐसी क्या किया है। वजह है कि लेकिन हुकूमती सतह पर सराहा नहीं जाता या कोई कोशिश नहीं की जाती है जब इतना टैलेंट मौजूद है? आपने कोशिश की राब्ता करने की, कोई जो अरबाब इख्तियार है उनसे? बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इश्यूज़ ये आते हैं, वो कहते हैं कि जी आपको पता है कि गवर्नमेंट में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इस टाइम, तो अच्छा। गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होती है, देन ये कोई भी प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक। तो उसमें फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे प्राइवेट लोग हैं, जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, उनमें कुछ लोगों ने सपोर्ट किया भी। उसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो मेरी अपनी ही पॉकेट से जो है वो इसमें इन्वेस्ट हुई है। ओके। अच्छा गुफरान, हमें ये बताएं कि ताइक्वांडो के हवाले से सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है उसकी? जो ताइक्वांडो की बेस्ट टेक्निक है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है, वो आपको उतना ही सपोर्ट करता है, वो कंपटीशन में उतनी आपको हेल्प करता है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ना करेंगे, जो भी टेक्निक है, बेशक आप जितना मर्जी परफेक्ट है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपकी सारी टेक्निक्स हार गए हैं। तो हर टेक्निक के लिए उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिल्कुल जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बताइएगा कि कितनी देर फिर प्रैक्टिस किया आपने? इसके अलावा और क्या करते हैं? कैसे मैनेज किया शेड्यूल अपना सारा? क्योंकि बाय प्रोफेशन तो मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ओके। ट्रेनिंग के साथ-साथ जो है पहले जस्ट इवनिंग में मैं ट्रेनिंग करता था अपनी 1 आवर या 130 मिनट्स, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो लेकिन जब मेरा कॉम्पिटिशन था, तो कॉम्पिटिशन से 2 माह पहले जो है मैंने 2 टाइम्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। मॉर्निंग में तकरीबन 2 ढाई घंटे मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती थी, 2 ओके। ढाई घंटे मेरी इवनिंग में ट्रेनिंग होती थी। तो जब ये लास्ट वीक से तो उसमें 3 टाइम की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। तो ओके। गुफरान, जब आप गए कंपटीशन के लिए, आप श्योर थे कि मैं गोल्ड मेडल तो लेके आऊंगा ही 2 कैटेगरीज में? कोई ऐसा हरीफ जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि यार इसको कैसे बीट करना है, फिर कोई स्ट्रैटेजी चेंज की हो? कोई मजेदार इंसिडेंट सुनाए जरा। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी मैं कंफ्यूज भी था, लेकिन जो प्रीवियस अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंगली तो मेरा अच्छा रिजल्ट आ रहा था कि जो मेरे पिछले कॉम्पिटिशन है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गोल्ड मेडल आ रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन मैं काफ़ी घबराया भी हुआ था कि जी ये थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कंट्रीज ज़्यादा थे। पहले जो कॉम्पिटिशन थे उसमें जो कंट्रीज थे वो कम थे, लेकिन इस कंपटीशन में कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये मेरे लिए एक मुश्किल टास्क था और इसे कम्पीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रगल की है। उसी स्ट्रगल की वजह से, उसी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 गोल्ड मेडल दिए। ओके। अच्छा गुफरान, जो नौजवान आपको देख रहे हैं और वो ताइक्वांडो खेलना चाहते हैं, वो इसी तरह इंटरनेशनल तौर पर मुकाबले में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? किस तरह से वो खेल सकते हैं और किस तरह से वो इन मुकाबलों में उनका हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। उन्हें अपनी ओके। प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, वो किसी भी क्लब को ज्वाइन करें, ट्रेनिंग करें, उनके आगे ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अल्लाह ताला उनके लिए बनाएगा। ये जी। ज़रूरी नहीं है किसी इंसान के अंदर, किसी के पास नहीं है कि जी इस बंदे ने ही आपको फैसिलिटेट करना है या गवर्नमेंट ने करना है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको इस मुकाम पे आएँगे कि आप लोग जो है वो विन कर सकेंगे। उसमें जिस तरह मैं अपनी अगर प्रीवियस अचीवमेंट्स बताऊँ, तो मेरा इंटर, बैचलर, मास्टर सारा ही टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है।
ठीक है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पंजाब कॉलेज था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब थी, मुझे यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती थी और हायर एजुकेशन कमीशन जी भी बिल्कुल स्कॉलरशिप गुफरान, देता ऐसा था। है, तो बिल्कुल ये तालीमी चीजें इदारों में आप स्पोर्ट्स मेहनत बेस करते पे हैं। आपके एडमिशन होते हैं, बिल्कुल स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अच्छा, जाते जाते ये भी आपसे जानना चाहेंगे अगेन नौजवानों के लिए ही कि सिर्फ मकसद ताइक्वांडो और इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ गोल्ड मेडल जीतूं, या इसमें कोई मुस्तकबिल भी नजर आता है, कोई आप पैसे भी कमा सकते हैं? बिल्कुल, आप अर्निंग भी कर सकते हैं इसमें। जिस तरह मैं हूँ पाकिस्तान वापडा की तरफ से, मैं नेशनल इवेंट्स में खेल रहा हूँ, तो वापडा जो है वो मुझे सैलरी देता है एज ए पार्ट टाइम। जो है मैं जिम ट्रेनर हूँ, तो उधर से भी सैलरी सही। आती है। बच्चों को भी ओके। ट्रेनिंग करवाते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो जो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। जिस तरह मैं आगे जा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पे हूँ और एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। इस तरह मैं चाहता हूँ कि जो बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे भी हैं, वो मोटिवेट होकर इस साइड पे आएं, बिल्कुल। मोबाइल गेम्स और और इन गुफरान, चीजों से आपसे एक बाहर सवाल निकलें, शहर निकल बानों के के लिए मेरे जो है जहन वो में आया अभी, और वो ये कि क्या लड़कियां भी ताइक्वांडो कर सकती हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती। लड़कियां आप किसी भी मकाम में, किसी भी खेल में, किसी भी जगह पे पीछे नहीं है, वो लड़कों के पेश ही हैं। जी। अच्छा गुफरान, लास्ट में मुझे ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह मेरी अचीवमेंट्स ऊपर जा रही है, इसी तरह जो आगे ओलंपिक है, उसके अलावा काफ़ी और गेम्स भी हैं और आगे काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारी टीम बहुत कम जाती है ओलंपिक में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुफरान हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के हीरोज़ हैं ये, इनको इनकी जो है इनकी तारीफ़ किया करें, इनको सपोर्ट किया करें, और सपोर्ट ही चाहिए होती है ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसे और ही। हमारी गवर्नमेंट सेक्टर पे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को और ऐसे हीरो को ज़रूर आगे लेकर आएँ, क्योंकि ये लोग हमारा फ्यूचर है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अब कुछ सेहत के हवाले से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस्म के जलने के वाक़यात अचानक पेश आ सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी और दुरुस्त इक़दाम करना नहायत ज़रूरी होता है ताकि जलने की शिद्दत को कम किया जा सके और मुतासरा शख्स को फ़ौरी राहत पहुँचाई जा सके। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मौरूफ प्लास्टिक सर्जन हैं और बर्ड सर्जन हैं। बात करेंगे डॉक्टर अफजाल बशीर साहब से। वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमारा टॉपिक आज ये है कि अगर आपकी बॉडी पार्ट की, जिस्म का कोई हिस्सा अगर जल जाता है, तो फौरी तौर पर कौन से इकदाम हैं जो हमें करने होंगे? ये जी सुनो वाले हमेशा कोई अच्छी बात ही लोगों को बताते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अवेयरनेस और इम्पोर्टेंट हो नहीं सकती। एग्जैक्टली। थैंक यू। जब कोई इंसान बर्न होता है तो बर्न की तकलीफ ज़ाहिर है एक मैक्सिमम लेवल है, सही। और वो इसलिए भी मैक्सिमम लेवल है कि ये अल्लाह की चॉइस है ना जी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि अगर मैं आपको जज़ा सज़ा के बाद अगर सज़ा दूंगा तो बर्न की सज़ा दूंगा। इसका मतलब इससे ज़्यादा तकलीफ वाली शायद और बात हो नहीं सकती ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि बर्न की तकलीफ जो है वो इट्स द मैक्सिमम। तो जब कोई खुदा न खास्ता घर में बर्न हो जाता है, उसकी दो कैटेगरीज़ में हम ब्रॉडली उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं कि जी बर्न का कंपोनेंट बहुत थोड़ा सा है, और दूसरा कंपोनेंट हम कहते हैं कि जी उसका कंपोनेंट एक ख़ास लेवल से ज़्यादा, उस पर हम बात करते हैं। अभी जो थोड़ा सा की बात करते हैं, अगर बॉडी का जो सरफेस एरिया हम अगर टोटल बॉडी को कहें तो टोटल बॉडी 100 है, सही। तो 100 में से अगर कोई 5-6% अगर बर्न हो जाए तो वो घर पे या किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है उसको, या उसको देखा जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। ओके। और उसमें भी हॉस्पिटल में इवन एडमिशन क्राइटेरिया भी है कि अगर 10% बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा बर्न है तो हम उसको दाखिल करते हैं हर सूरत में। फिर कोई सेंसिटिव एरिया है, सपोज अगर थोड़ा सा ही बर्न है लेकिन सेंसिटिव एरिया को इन्वॉल्व है, जैसे फेस है, जी जी, हाथ हैं, पाँव हैं, जो हमारा जो यूरिन वाला जो हिस्सा है उसको हम पेरिनियम कहते हैं, ठीक है। अगर वो बर्न है तो ये फ़ौरन एडमिशन का क्राइटेरिया। फिर अगर कोई केमिकल बर्न है, कोई एसिड्स पे लोग है या किस तरह की, तो वो भी एडमिशन का क्राइटेरिया। ठीक। करंट लग जाता है, वो भी एडमिशन का क्राइटेरिया। लेकिन हम आते हैं कि क्या हम घर में क्या कर सकते हैं जी। उसमें हमने कहा कि एक तो हमने कहा कि जी थोड़ा बर्न है, और थोड़ा हमने कहा कि बॉडी का को 5% या इससे लेस है। 5% 1% ये है कि अगर हम अपनी पाम का ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये लें तो ये हमारा 1% बनता है। तो अगर बर्न का हिस्सा इसके बराबर है तो वो घर पे यूजुअली आराम से मैनेज हो सकता है, कोई ऐसी इशू वाली बात। और डॉक्टर साहब, यूजुअली रेमेडी ये की जाती है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, के जैसे भी थोड़े जले हुए की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें फौरी तौर पर या टूथपेस्ट लगा दी जाती है, कुछ वो तो बेड से उनको हमने ठीक करना ही करना जी, अभी उस पर बात कर लेते हैं। फिर दूसरा यह है कि डेप्थ की बात भी है। अगर गहराई में जख्म सुपरफिशियल बर्न है, पार्शियल बर्न है, जो इतना गहरा नहीं है, तो फिर भी यूजुअली मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर गहरा बर्न है तो फिर भी स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत है। ठीक है। अब आते हैं हमने घर में करना क्या है। जी जी जी। अब जब कोई बर्न हुआ है तो 2 बर्न ऐसे हैं
जिनमें एक केमिकल पाउडर बर्न है, जैसे जो नाइट्रेट्स हैं या इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो यूजुअली घर में इस्तेमाल नहीं होते, जो असला की फैक्ट्रियाँ होती हैं या कोई इस तरह केमिकल बनाने की फैक्ट्री वहाँ होती है। बैटरीज वगैरह में से जो लिक्विड निकलता है वो भी लिक्विड होता है, मैं ड्राई की बात कर रहा हूँ। ड्राई पाउडर फॉर्म में उसका अगर हो तो वो बर्न हो तो उसको डस्ट ऑफ करना है। इसी तरह जो करंट वाला बर्न है, जो बिजली लग जाए तो उसको पहले स्विच ऑफ करना है। बाकी जितने बर्न हैं सब के ऊपर पहले पानी डालना है। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क जो हमें तो कहते हैं पानी ना डालें छाले पड़ जाएंगे। दैट्स राइट। सबसे पहला जो काम करना है वो पानी डालना है। 2 बर्न मैंने बताए, उसके ऊपर पानी ना डालना है, पाउडर और क्योंकि पाउडर एंड करंट वाला। करंट वाला इसलिए कि अगर हम पहले स्विच ऑफ नहीं करते और पानी डालते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग और बढ़ जाती है। और पाउडर बर्न है, अगर उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पहले शायद पाउडर वो इतना डीप बर्न नहीं कर रहा था, अब वो डिसॉल्व होगा तो डीप जाएगा। तो ये 2 बर्न ऐसे हैं जिसमें पहले हमने कोई रेमेडी करनी है, या स्विच ऑफ करना है या डस्ट ऑफ करना है, फिर भी धोना इसको पानी से ही है। ठीक। और जो बाकी वाले बर्न हैं, जितने भी हैं, केमिकल बर्न है, हमारा फ्लेम बर्न है, कुछ भी है, उसके ऊपर हमने पानी डालना है। किचन में अक्सर आपके हाथ जल जाते हैं, ऑयल से जल जाते हैं, यस बिल्कुल, तो फौरन पानी डालना है। अब पानी कौन से वाला डालना है? पानी फ्रिज वाला नहीं डालना, नॉर्मल। नहीं, ये नहीं कि हमने देखें सिर्फ हार्ड बर्न नहीं है, कोल्ड बर्न भी होता है। और वो स्किन सेंसिटाइज हुई है, अगर आप उसको आइस वाटर से करेंगे तो वो अब कोल्ड बर्न शुरू हो जाएगा। तो हमने पानी वो डालना है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुनासिबत से हो। इसमें इन एवरेज कोई 15 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस। अब वो 15 जो हमारे नल से आ रहा होता है, जो नल से आ रहा होता है, एग्जैक्टली। और जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसके लिए बिल्कुल कोई वो जो हम ड्रिप्स लगाते हैं वो बोतलें, वो पानी की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ पानी वो वाला जो हम पीते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर का हो। इसके लिए एक रूल ऑफ 15 भी लोगों ने बनाया हुआ है कि 15 मिनट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है वो आपने डालना है। और 15 सेल्सियस वाटर ये है कि आप दूसरा हाथ अगर उस पानी में डाल के देखें तो आपको ना ठंडा लगे ना गर्म लगे। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल। वो डालना है, एम्पल अमाउंट में डालते जाएं, उसको क्लेंस करते जाएं। अब अगला जो आपने सवाल पूछा था, ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी नहीं कि पानी डालेंगे तो छाला बन जाएगा। जी। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं अपने नाज़रीन को इस बात को एनफोर्स करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि स्टे अश्योर्ड, और हम दुआ करते हैं कि पहले तो यह है कि आप कभी अल्लाह करे आप बर्न ना हो, और अगर खुदा न खास्ता बर्न हो जाए तो मैं कहता हूँ कि सारे बर्न जितने हैं उन पे छाले बन जाए। कितना इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये अच्छा है, बन जाएं। अच्छा, छाला बनना अच्छा है। छाला बनना अच्छा है इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी स्किन की कुछ तहें बनाई, उन तहों के ने आपस में एक दूसरे के ऊपर वो जुड़ी हुई हैं। जब ऊपर वाली कुछ लेयर्स बर्न हो जाती हैं और नीचे वाली कुछ तहें बच जाती हैं, तो जो बरी हुई हैं, जो बर्न हुई हैं, जो जिंदा नहीं है, अब डेड हो गई हैं, वो उठ जाती हैं। इसका मतलब है हमें श्योर है कि नीचे हमारी स्किन की कुछ तहें बच गई। ओके। अगर छाला नहीं बनता इसका मतलब है या तो बिल्कुल बर्न नहीं हुआ, जस्ट हीट का थोड़ा सा इफेक्ट आया, या बर्न इतना गहरा हो गया कि सारी की सारी जो स्किन है वो बर्न हो गई है, तो अब वो छाला नहीं बना। जब आपने पानी डाला तो छाले इसलिए बन गए कि आपने उस हीट का जो इफेक्ट था उसको लिमिट कर दिया, उसको आपने बचा लिया। वो हीट जो नीचे वाली लेयर्स को बर्न करने जा रही थी, आपने उसको रास्ते में रोक लिया। अब वो जितने हिस्से के जो उसने लेयर्स जो बर्न की हुई थी, वो लेयर्स बाकी लेयर से सेपरेट जो होते हैं उनसे सेपरेट हो गई और वो छाला बन गया। अब हम आते हैं एक मॉडर्न, आपने कॉन्सेप्ट सुना है कि आजकल हम रीजनरेटिव हीलिंग की बात करते हैं, PRP, PDGF, और मैं स्टेम सेल्स पे, बल्कि इसमें मैंने 2023 का वर्ल्ड अवार्ड भी लिया। ये एक्चुअली बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो हीलिंग करते हैं। अब जब छाला बनता है तो उसके अंदर हमारे ब्लड से कुछ फिल्टर होकर केमिकल आता है। अगर आपने बर्न के वो छाले देखें तो उसमें पानी होता है। जी। अब ये PRP से ज्यादा कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं हीलिंग वाले। अच्छा। और मोस्टली देखा है कि जब छाले बन जाए तो लोग इनको फाड़ देते हैं। हाँ जी। तो मैं एडवाइस करता हूँ हमेशा कि नहीं, फाड़ना नहीं, इनको हिफाजत करनी है। ये आपके वो पाँव के आबले हैं जो शायर कहता है कि इनकी हिफाजत करें, एंड स्टार्ट लिविंग देम ऑनेस्टली। ये उसी तरह ही आप इनको लुक आफ्टर करें। इनके अंदर एक खास किस्म का केमिकल है जो हमारे ब्लड से फिल्टर होता है और वो हीलिंग को प्रमोट करता है। इंटरेस्टिंगली देखें कि कहीं कोई छाला अगर फट जाए तो वो जख्म देर से ठीक होगा और उसका थोड़ा निशान भी रहेगा। जो छाला फटेगा नहीं, उनकी आप केयर कर लेंगे तो वो छाले जो हैं, एक तो नंबर 1 वो जख्म बड़ी जल्दी ठीक होगा। जल्दी से मुराद है लेस देन 3 वीक्स, क्योंकि वो पार्शियल थिकनेस बर्न है। और किताब कहती है कि अगर सब चीज़ें ठीक रहें, और उसमें हम अभी आने लगे हैं पेस्ट वेस्ट की तरफ भी, तो अगर ये हम उनको थोड़ा सा अच्छा लुक आफ्टर कर लें पेस्ट और आटे के साथ। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल, और वही जैसे आपने छालों को बोला कि इसको लुक आफ्टर करें अगर छाले बन जाएं, मतलब इसे ओपन छोड़ने कुछ नहीं लगाना, इसको मैं कहता हूँ इसकी हिफाजत करें कि वो फटे ना। सही। वो इसलिए फटे ना, जिस तरह हमारे स्टूडियो की दीवार है, ये इर्द गिर्द एक कवरिंग है, अगर दीवार थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, टेढ़ी हो जाए, तो भी दीवार गिरी नहीं है, कोई अंदर नहीं आ सकता।
स्टिल हमारी जो स्किन की एक तय है, उसने हमारी जो जिस्म है उसको वॉल ऑफ किया हुआ है। अभी तक अंदर कोई शय नहीं जा सकती, कोई जरासीम, कोई चीज़ नहीं, ये हमारी बाहर की तय है। बिल्कुल सही। इट्स अ प्रोटेक्टिव गैजेट। ओके। और अगर हम इसको फाड़ देंगे तो अब हमने रास्ते ओपन कर दिए। हाँ। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से इनके रास्ते बना लिए। साथ साथ आपने शेर भी याद किया। दैट इज राइट। अब देखें, हमने अपनी उसकी हिफाजत करनी है। जो जल गया होता है उसको बेचारे को शेरों से। अच्छा, बरसात के मौसम में कहते हैं अगर आप जल गए हैं तो ऊपर कोई चीज ना लगाएं वरना ज्यादा खराब होगा। मैं भी बता रहा हूँ कि अगर तो छाले फटे नहीं है तो फिर उसके ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें रेमेडी क्या करनी है? पहले सबसे पहले जो हमने बात किया कि पेन बहुत शदीद हो रही है तो पेन को मैनेज करना है। सेकंड होता है कि हम सम टाइम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दे देते हैं, हालांकि इसमें अभी जख्म ही नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा इंटरेस्टिंगली मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं कि जब हमारा हिस्सा बर्न होता है तो उसके ऊपर जो जरासीम होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं। इसका मतलब है वो हिस्सा अब स्टेराइल है, उसमें इन्फेक्शंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कुछ नाजरीन हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास पेशेंट जब आते हैं मुझे दिखाते हैं तो मैंने देखा होता है ये जो आप वाली ऑब्जर्वेशन है, आटा, टूथपेस्ट, सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। ऐसी चीजें लगाई होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वो मजाक में कहता होता हूँ मिर्चों के अलावा सब कुछ लगाया होता है। अब ये वो चीजें हैं जो कि जरासीम इंट्रोड्यूस करेंगी, या वो उन छालों की जो हम हिफाजत कह रहे हैं, जो उनको ओपन छोड़ने से, मतलब ऐसे खुला छोड़ देने से, रिलैक्स छोड़ देने से वो बचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब इसी तरह लगाने से ये प्रॉब्लम होगा। जल्दी से आपकी सहूलत के लिए कि हमारे पास 2-2.5 मिनट के सेगमेंट में, ताकि आप जितनी भी मेजर बातें कंक्लूड कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। अब उसमें यह है कि सबसे पहले तो बर्न जब हो जाए तो फौरन पानी डालें। ठीक है। फिर पानी डालने के बाद, पानी मैंने कहा 5-10-15 मिनट आपने वो डालते रहना ताकि हीट को लिमिट कर दें। उसके बाद हम उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जो कि हमें उसको डैमेज करे। अगर घर में कुछ लगाना भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप पानी डालें। ठीक है। वाटर वाटर वाटर। और फिर कुछ जो हमारी जो अवेलेबल कुछ क्रीम्स होती हैं एंटीबायोटिक जिनके अंदर शामिल होती है, मैं जो कि स्टूडियो में बैठे हैं, हम केमिकली या प्रैक्टिकली किसी ब्रांड नेम का नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन ये होता है क्योंकि एमोलिएंट क्रीम्स होती हैं। ठीक है। हम अपनी कोई क्रीम या कोई जो एमोलिएंट हम हाथ को लगाते हैं वो जेंटल सा थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मॉइस्चराइजर वो होना चाहिए जो मेडिकेटेड हो, मेडिकल स्टोर वाला हो, ताकि उसकी स्टरलाइजेशन जो है वो एश्योर्ड हो, फ्रेग्रेंस फ्री। वो दैट्स राइट। वो उसको थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा, या ऑलिव ऑयल हल्का सा लेके तो वो ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हैं ताकि वो अकड़ाव या जो दर्द की फीलिंग है वो खत्म हो जाए। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी टेक्निकल पार्ट इन्वॉल्व है या कोई हिस्सा ऐसा इन्वॉल्व है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको लगे कि नहीं मेरा बर्न थोड़ा डीप है, जैसे तवे को हाथ लग गया थोड़ा सा तो ना भी जाए तो खैर है, तो उसको आप कंजर्वेटिवली मैनेज करें, पानी के अंदर रखें और पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा उसको शेक करते रहें। और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, शेक करते रहें। लाइक मेरे पाँव पे थोड़ा सा एक दफ़े गर्म पानी बन गया, पड़ गया और छाला बन गया, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि एज ए सर्जन, एज ए साइंटिस्ट मैं सोच रहा था, और मैंने टब में पानी रखा और मैंने पाँव को उसमें डुबोया और आई वाज शेकिंग इट। उस शेक से जो रिपल्स की जो एक टच एंड गो होती है, उससे पेन की रिलीफ हो जाती है, बहुत अच्छी, बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, दिमाग भी आपका चेंज होता है। जी दैट्स राइट, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है और पैनिक ना हो। बिल्कुल। और इन चीज़ों को जब ज़हन में रखेंगे, छोटे बच्चे मैंने देखे हैं बहुत बुरे जल जाते हैं, कभी पानी ऊपर गिरा लेते हैं, कभी गर्म दूध गिरा लेते हैं, उनके लिए भी यही फार्मूला यही है, पानी डालना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बर्न की, आपको पता है सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और बेस्ट इलाज क्या है बर्न का? प्रिवेंशन। हम अपने लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं, जैसे चाय पड़ी हुई है तो हम कहते हैं कि उस दौरान बच्चा अगर कोई पास है तो आप उसको दूर कर दें, उनकी पहुंच से दूर रखें। सिर्फ दवाइयां ही बच्चों की पहुंच से नहीं दूर रखनी, बाकी चीजें भी जिनसे बच्चों को डेंजर, स्विच हैं, प्लग्स को कवर करके रखें। फिर उनको या तो सॉकेट्स को थोड़ा ऊंचा बनाएं जहां बच्चे, क्योंकि ये बच्चे यूजली क्रॉलर्स होते हैं जो मसला करते हैं। बच्चा आपके एकदम से गोदी में आके, क्योंकि उसको आदत है बैठने की, आपने चाय पकड़ी है हाथ मारते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी, तो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म हो गया सेगमेंट का, बहुत सेर हासिल गुफ्तगू रही और बड़ी अच्छी आपने बातें बता दी हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डेफिनेटली। और अगर आप घर में थोड़ा बहुत खुदा ना खास्ता जल जाते हैं, कोई हादसा होता है, तो तब क्या करना है वो भी डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया है। और इन केस मामला संजीदा है तो फौरी तौर पर अस्पताल जाएं। डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके बहुत। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक से मुतल्लिक, बांग्लादेश की सूरत हाल से मुतल्लिक बात करते हैं। सूरत हाल सभी के सामने है, भारत नवाज पॉलिसियाँ। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश हसीना वाजिद को ले डूबी, वो 2 दिन भी सिविल नाफरमानी तहरीक के सामने ना ठहर सकी और घुटने टेकने पर मजबूर हुई। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों और फौज के अल्टीमेटम के बाद हसीना वाजिद ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और खुसूसी तैयारे के जरिए वो गुज़िश्ता
गुज़िश्ता रोज़ भारत फरार हुई। हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बाद बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब किया और बताया कि मुल्क के तमाम फैसले फ़ौज करेगी और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मुल्क को एक अबूरी हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बाद ढाका समेत बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने खूब जश्न मनाया। ढाका में मुश्तिल मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस में भी दाखिल हुए और पाकिस्तान तोड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान के बुत पाश पाश किए। कहीं मुश्तिल अफराद जो हैकल मुजस्मे पर चढ़कर सर में हथौड़े मारते रहे तो कहीं गले में रस्सी डालकर उस यादगार को तोड़ते नजर आए। मुजाहिरीन ने तस्वीर पर डंडे मार मार कर अपना गुस्सा निकाला। एक शख्स हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में रखे शेख मुजीब के मुजस्मे का सर उतार कर ही साथ ले गया। तो सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही कल बांग्लादेश में। अब ये सूरत हाल किस जानिब जाती नजर आती है, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की नौबत ही क्यों आई और अवाम सिविल नाफरमानी पर मजबूर क्यों हुए? नहीं, ये तो बहुत दिनों का 17 सालों का एक मजमुआ है जिसमें कि लोगों को रंजिशें जो कदूरतें जहन में पैदा शुरू हुई होना, और वो इसलिए पैदा होना शुरू हुई कि वहाँ एक ऐसी रिजीम हुकूमत कायम हुई जो कि थोड़ी सी जुल्म और सादगी को साथ लेकर चलती रही। यानी अपनी हुकूमत को 17 साल बरकरार रखने के लिए लोगों की आवाज को दबाया गया, लोगों के अफकार को दबाया गया, लोगों की बहुत सारे ऐसे अमल को दबाया गया जो वो अपने किसी जमहूरी मुल्क में करना चाहते थे। तो जब वो और फिर सबसे जो स्पार्क जहाँ से तीली जलाई गई और एक शोला बन गया और वो भड़क गया, एक लावा बन गया, वो नौबत थी जहाँ कोटे के बाद। कोटा एक बहाना था, असल तो था कि हसीना वाजिद रेजीम से जान छुड़ाई जाए। और कोटा देखें, वो मसला तकरीबन न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया था, हाई कोर्ट की आर्डर से कोटा रिज्यूम हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स करके कोटे को खत्म कर दिया। उसके बाद तो मामला चंद दिन के लिए ठंडा रहा, लेकिन वो जो एक जोश जज्बा लोगों में था और बाकी रंजिशें और कदूरें जो थी 17 साल से जो जमा हो रही थी और देख रहे थे वो कि अवामी लीग के लोग जिस डगर पर उतर आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कहिएगा सर, ये कहिएगा जैसे अभी आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला हल कर दिया था, कोटा सिस्टम जो बुनियादी वजह बना सारे एहतजाज की, तो आपको क्या लगता है कि क्या जब ये तहरीक तलबा की जानिब से शुरू हुई, जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ, तो क्या शेख हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा इनेविटेबल था उसी सूरत हाल में, या फिर उनकी जो साबिक वज़ीर आज़म है बांग्लादेश की, उनसे मिसमैनेजमेंट हुई कहीं पर आकर और फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि इस्तीफ़ा देना पड़ गया? नहीं, उनको जॉब ये था, उनको गरूर ये था प्राइम मिनिस्टर को कि मेरे साथ फौज है, मेरे साथ सारे सरकारी लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं और मैं 17 साल से हुकूमत कर रही हूँ एज प्राइम मिनिस्टर, और मैं तो बेटी हूँ फादर ऑफ द नेशन की, तो मेरे साथ तो लोग करेंगे। अब फादर ऑफ द नेशन जो है उस बेचारे का सर उतार के ले गए, अभी आप इंट्रो उतारे थे को, और वो एक ऐसी तारीख रकम हो गई है कि एक ऐसा शख्स जिसको तो लोग फादर ऑफ द नेशन पूरी कौम समझती थी, चाहे वो खालदा जिया की गवर्नमेंट हो तब भी स्टैच्यू था वहाँ, या किसी या हसीना वाजिद हो तो कर बेटी थी, लेकिन वो 17 सालों में जो हसीना वाजिद ने किया वर्षे की सियासत की वजह से वो खामखा के फादर ऑफ द नेशन पे लोगों ने गुस्सा उतार दिया। हालांकि अगर उनके बांग्लादेशी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी कदर मंजिलत तो अपनी जगह पे थी, लेकिन बेटी के अफकारों के दार और करतूत की वजह से वो गम गुस्सा उन्होंने कहा कि ये इधर भी निकाल दो। तो विरासत की सियासत में ऐसा होता है, तो ये मामला तो इसका था। लेकिन अभी देखना ये है कि जिस खुशअस्लूबी के साथ अब जो हैंडल किया जा रहा है, बांग्लादेशी अवाम को सलाम है कि उन्होंने जो जोर लगाया, जो भी किया और अपनी हक को हासिल किया। अब बांग्लादेश कैसे रेगुलेट होगा, अब बांग्लादेश का क्या बनेगा? एक तरक्की करता मुल्क, एक मुल्क जिसके फॉरेन एक्सचेंज, जिसके एक्सपोर्ट, जिसमें तरक्की हो रही थी, अब उसको बरकरार रखने के लिए हसीना वाजिद तो हमेशा से ये दावे कर रही थी कि उन्होंने बांग्लादेश को मुआशी तौर पर एक ताकत बनाया, उसके बावजूद आवाम उनसे क्यों इतने नाला थे? क्या वो भारत नवाज पॉलिसियों की वजह से, और एंड पर फिर वो जब भागी हैं मुल्क से तो वो पहुंची भी भारत ही है?
देखें जैसा कि जब रंजिशें होती हैं बड़ों के खिलाफ तो मजमुआ होता है बहुत सारी चीजों का, और लावा और शोला भड़कता है किसी एक बात पर, जैसे स्टूडेंट्स की कोटा सिस्टम को एक बहाना बन गया था। तो हकीकत है कि तरक्की हुई है, लोग बांग्लादेश के मानते हैं तरक्की हुई है, बांग्लादेश के डायस्पोरा भी मानते हैं, लेकिन कल लंदन में मिठाइयां बांट रहे थे सारे डायस्पोरा, सारी खुशियां मना रहे थे। तो वो जो रंजिशें होती हैं वो बहुत सारे मामलात को जो अमल हुकूमत कर रही होती है या कोई गिरोह का सरबराह कर रहा होता है, उस अमल के बतदरीज जो गलत कार्रवाइयां होती हैं उसकी वजह से ये मामलात होते हैं। अभी मैं जो पजीराई कर रहा था बांग्लादेश के लोगों की कि 18 मेंबर्स की इंटरिम गवर्नमेंट का अभी अनाउंस किया है उन्होंने, जिसमें के सारे एक से दूसरे पाए के काबिल लोग, खास हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होता, काबिल लोग कभी लाए जाते, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना रही है इंटरिम, जिसमें स्टेट बैंक का गवर्नर, जिसमें पीएचडी, जिसमें 3 तो रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, जिसमें एक आईजी है, जिसमें 2 वाइस चांसलर हैं, जिसमें एक जर्नलिस्ट है और जिसमें 2 जनरल है रिटायर्ड, अपनी क्वालिफिकेशन उनकी भी बड़ी अच्छी है, बैरिस्टर्स हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका पुराना। जी डॉक्टर साहब मेरे सवाल के 2 रुख है सर। ये बताइएगा कि पहले आप बांग्लादेश के हवाले से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की हुकूमत वहाँ पर बन सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी केयरटेकर सेटअप की ऑप्शन है कानून में, आइन में, वहाँ पर भी केयरटेकर सेटअप आएगा और फिर वो इंतखाबात करवाएगा और फिर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो आएगी इक़्तिदार में। क्या ये देख सकते हैं या लॉन्ग टर्म कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप ही चलेगा? और दूसरा, चूँकि कुछ रियासती सरहदें भारत की भी जो है वो मिलती हैं बांग्लादेश के साथ और शेख हसीना को भारत नवाज वज़ीर आज़म भी समझा जाता था, तो अब इंडिया के लिए क्या रिपरकशंस हो सकती हैं सारी सूरत हाल के बाद? पहले तो ये सुन लीजिए आप कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। इस इंतजामों के दौरान जो 300 अफराद मारे गए और 300 अफराद जाम बहक हुए और इस बर्बरियत के खिलाफ जो खालदा जिया की थी, लोगों का कहना वहाँ ये है, और ये चीज आपको शवाहिद इसको मिल जाएंगे आपको, कि ये इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस को खालदा जिया ने बुलवा कर और अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के साथ मिला के उन हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा बहुत सारे लोग और 300 लोग जो हलाक हुए। तो ये कश्मीर जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए इस काम के लिए, और इसमें इंडिया ने आपके सवाल का जवाब एक लाइन में कि हाँ, लोगों की जरूरतें इस वजह से भी थी कि हसीना माजिद इंडिया की गोद में बैठने की जाती और वो शुरू से उनकी लॉयल्टी और रहती थी। तो उस लिहाज से आप देखें कि जहाज दिया उन्होंने, तो इंडिया की एयरफोर्स ने उसको एस्कॉर्ट करके अपने एयरबोस बेस पर उतारा और अपने सेफ हाउस में ले गए, जहां सबसे पहला शख्स मिलने वाला अजीत डोगल थे। तो उन्होंने मीटिंग की उनके साथ और अगला नया अमल तैयार करने में। लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत तेज मुल्क है, काफिर मुल्क है। वो उन्होंने बयान आना शुरू हो गया कि हमने तो अपना मुल्क का इंटरेस्ट देखना है, हमने बांग्लादेश के साथ बिगाड़ना नहीं है। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कर जैसे कि अमेरिका ने कहा कि हम तो वहाँ के लोगों के साथ हैं और वहाँ के लोगों के साथ हम खड़े हैं बांग्लादेश के। इसी तरह इंडिया थोड़ा सा अपना पैतरा बदलने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना ने BRI के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे बांग्लादेश में और तकोदो चल रही थी चाइना के इन्फ्लुएंस की और इंडिया के इन्फ्लुएंस की। तो अब जाहिर है चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जैसे मालदीव में चाइना जब आया, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसने तरक्की शुरू की, तो इंडियन फौजें थी वहाँ तकरीबन को 200 के करीब, उनको उनके सदर ने निकाल दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि अब ये सारा सेटअप आर्मी संभालेगी, उसके बाद जो है एक अबूरी सेटअप आएगा। तो अभी की सूरत हाल अगर हम देखें तो ये मार्शल लॉ ही है? नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ है। जो आर्मी के चीफ ने जिस खूबसूरती के साथ वहाँ चीजों को हैंडल किया, उसके मैं आपको सीधा चंद नुकात बता देता हूँ। मार्शल लॉ बिल्कुल नहीं, ना उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर लगाना चाहता आर्मी चीफ को ना उसका लेते कल वो, उन्होंने हंगामे के दौरान जब लोग जहाँ बहक होना शुरू हुए तो बड़ी खूबसूरत की उन्होंने एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की, स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, और ये वो कि हम आवाम के साथ खड़े हैं। ये बयान आना शुरू हो गया आर्मी चीफ की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कि हम स्टूडेंट्स के जानो माल की हिफाजत हमारा फर्ज है आवाम की, और यहाँ के तनसीबात की हिफाजत हमारा फर्ज है।
ये बयान पिछले 3-4 दिनों से देते रहे। तो जब ये मौका आया और उन्होंने हसीना वाजिद से कहा कि भाई अभी मुल्क हालांकि हसीना वाजिद ने लगाया, हसीना वाजिद के रिश्तेदार लोग बता रहे होते हैं कि लेकिन इदारों से डॉक्टर साहब एक सवाल सर थोड़ा मौशी नोयत का सवाल है, और वो ये कि वो कहा जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। तो अब बांग्लादेश में ये क्राइसिस बने हैं, हमारी दुआ है कि जी वहाँ पर मजीद क्राइसिस ना बने और वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि जानों का ज़िया है, 300 से ज़्यादा लोग मरे हैं, हमारी बिल्कुल उनके साथ हैं जी, नेक तमन्नाएं। लेकिन दूसरा ये कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉटन जो है वो उनकी मेजर एक्सपोर्ट थी, कपड़ा बहुत बड़ी तादाद में वहाँ तैयार होता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है? नहीं, पाकिस्तान को कम्पीट करना पड़ेगा ना। देखिए, पाकिस्तान की इनपुट बांग्लादेश से ज्यादा है और पाकिस्तान की वियतनाम से ज्यादा उनकी कॉस्ट आती है हमारे एक्सपोर्टर्स की। तो वो कंपटीशन, वर्ल्ड में कंपटीशन का उनका मसला है। जहां तक सवाल है कि मार्केट कैप्चर करने का, यानी बांग्लादेश के ऑर्डर पाकिस्तान को मिल जाए, नहीं लगता ये जो मैंने 18 नंबर की इंटरिम गवर्नमेंट बताई है, ये दुनिया के माने हुए लोग हैं। इसमें नोबेल प्राइज होल्डर भी हैं जिन्होंने ब्राइडल इंडेक्स बनाया था, और जो इकोनॉमिस्ट है। तो ऐसे लोगों को लेकर हुकूमत में आए हैं कि जो हुकूमत में इस प्रोग्रेस के लिए तो लेके आए हैं, महसूस होता है। तो मैं तजवीज़ को बड़े आसानी से पेश कर सकता हूँ आपके नाज़रीन के लिए कि जिस दूरंदेशी के साथ वहाँ नई हुकूमत बनाई गई है बांग्लादेश में, उसमें जितने पाए के लोग, यहाँ की तरह नहीं कि कौन किसका रिश्तेदार है और कौन किसके जेरे असर हैं, चाहे यहाँ PhD धक्के खा रहे हों, चाहे इकोनॉमिस्ट धक्के खा रहे हों, चाहे यहाँ बैरिस्टर धक्के खा रहे हों, तो उनको कैबिनेट में जब तक उनका कोई किसी के साथ डायरेक्ट वास्ता ना हो। डॉक्टर साहब, जाते जाते वक्त बहुत कम है, कमेंट कर दें कि अब जो अबूरी सेटअप अगर बांग्लादेश में आता है तो क्या वो भारत पॉलिसियों से पाक होगा या भारत साथ ही चलेगा? बिल्कुल मदम हो जाएगी वो। और ये बात वहाँ अपनी बंदरों पर अटैक करना शुरू किया है, जो कि मैं जिसके खिलाफ हूँ, माइनॉरिटीज की हिफाजत। अब आर्मी चीफ ने बांग्लादेश में कहा है कि इनकी हिफाजत की जाए, लेकिन अब इंडिया को वो जगह नहीं मिलेगी। और इसीलिए उनका बेटा हसीना वाजिद का कहना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बन जाएगा, जो कि मैंने पसंद नहीं किया इस बात को, लेकिन उसने अपनी सुबह के इंटरव्यू में ये जिक्र किया है। और ये जिक्र किया है कि अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में हो जाएगा। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे जो खारजा ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम किसी को अपने जरिए से नहीं रखना चाहते हैं पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बांग्लादेश में हाल है उससे मुतल्लिक अपना तजिया पेश किया। यहाँ पर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कुछ एंटरटेनमेंट की। तो पाकिस्तान की सुपर कास्ट हम देख रहे हैं, सुपर हिट एक सीरीज सामने आई है, भारतीय वेब सीरीज है वो बरज़ख के नाम से। तो पाकिस्तानी डायरेक्टर आसिम अब्बासी की तहरीर है और हिदायतकारी में बनने वाली इस वेब सीरीज़ में फवाद खान हैं, सनम सईद हैं, जो कि 12 साल बाद एक साथ नजर आए हैं, सौतेले बहन भाई के तौर पर वो किरदार अदा कर रहे हैं। और पहली और दूसरी जो एक साथ थी वो जब देखी गई तो शायकीन की जानिब से उनको पसंद किया गया, लेकिन तीसरी केस से सीरीज़ के मवाद को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई सोशल मीडिया पर और कंटेंट को लेकर मनफी रुझानात सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ये अच्छी नहीं है। एक तो उसका नाम बरज़ख है और इसके बिल्कुल मुतरादिफ आप कंटेंट दिखा रहे हैं। दूसरा ये कि उसके अंदर जो सारी स्टोरी है वो एक तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तानी कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये नहीं करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो जो लीड एक्टर्स हैं फवाद खान, सनम सईद, इन दोनों को, कि आप इतने बड़े एक्टर होकर भी आप इस तरह की सीरीज़ में क्यों काम कर रहे हैं, जबकि अगर उनके कैरेक्टर को देखा जाए तो वो इतना नेगेटिव नहीं है। और इस वेब सीरीज़ पर पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात की जानिब से मिले जुले तबसरे भी सामने आ रहे हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब मौजूद हैं। हारून, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले वेब सीरीज़ बरज़ख की बात कर रहे हैं, कंटेंट को लेकर काफ़ी बहस हो रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वालेकुम शहरबानो, बिल्कुल जी, इस सीरीज़ के ऊपर बहुत बात हो रही है, इस वक्त खूब चर्चा में है। 5 किस्तें आ चुकी हैं, 6 किस्तों की ये पूरी सीरीज़ है। आज उसकी फ़ाइनल एपिसोड ऑन एयर आ जाएगी और यूट्यूब चैनल के ऊपर है।
तो पाकिस्तान की एक सीरीज़ जो कि ज़िंदगी चैनल के लिए बनी, इंडिया की ऑडियंस के लिए प्राइमरीली, लेकिन अब उन्होंने इसको यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। बरज़ख, जैसा कि आप जानते हैं, ज़िंदगी और मौत के दरमियान वो वक्त, वो मुकाम जहाँ पर रूहें जो हैं उस वक्त तक मौजूद रहती हैं जब तक यौम हशर कायम नहीं कर दिया जाएगा। तो उसी बरज़ख की कहानी है जहाँ पर कुछ रूहें, कुछ लोग जो कि बिछड़ गए हैं अपने प्यारों से, वो वहाँ मौजूद हैं और उनसे मिलने की कहानी है। शहरबानो ने थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया। फवाद खान और सनम सईद हैं इसमें, जो कि जिनका एक रिश्ता सौतेले बहन भाइयों का है। और इसके अलावा फवाद एम खान एक और एक्टर हैं, वो भी इस इक्वेशन के तीसरे जो हैं वो किरदार हैं, और वो एक और भाई हैं। तो ये 3 बहन भाइयों की कहानी जो कि जमा होते हैं अपने वालिद के एक बहुत बड़े महल में जिसको महताब महल कहा जाता है, और वो सलमान शाहिद हैं। सलमान शाहिद इज़ द मैड किंग, जिनको कहा जाता है ना, वो एक पागल बुढ़ा सनकी जो कि वहाँ मौजूद है, और वो अपनी एक सालगिरह मनाने के लिए, और वो अपनी पहली महबूबा के लिए सारी जिंदगी वो ये ऐलान करता है और वो महबूबा जो कि मर चुकी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बरज़ख का कहाँ से कनेक्शन बनता है। तो जो महबूबा मर चुकी है उससे वो शादी करने के लिए तैयार है, और वो कहता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जो है। अच्छा, इसके बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं। आसिम अब्बासी की ये सीरीज़ लिखा भी उन्होंने और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। तो आसिम अब्बासी इससे पहले हमें केक जैसी फिल्म दे चुके हैं, तो हमें मालूम है कि वो उनकी एक बड़ी मॉडर्न सेंसिबिलिटी है। तो उसी को जहन में रखते हुए इसको सीरीज़ को देखने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे जो एतराज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं शहरबानो और अजीम, और जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है आजकल, आपने जिस तरह रेफरेंस किया कि हमारे फ़नकारों में भी बड़े डिवाइडेड ओपिनियंस हैं इसके ऊपर। जहाँ मिशी खान उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाती हैं, वहाँ नादिया खान जो है उसको कहती हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत प्रोडक्शन है आज तक। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हर चीज़ को, हर प्रोडक्ट को, ख़ास तौर पे जो आर्ट के हवाले से काम होता है, उसको एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जी। तो मेरे ख्याल में जिस इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाई गई है सीरीज़, जिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए प्राइमरीली ये सीरीज़ बनी है, वहाँ पर इस तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हैरी पॉटर फॉर दैट मैटर, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि जी ये फिल्म जो है या ये सीरीज़ जो है इसके अंदर ये मसाइल हैं या ये माशरे से मेल नहीं खाती या ये क्या चीज़ दिखाई जा रही है। वो दोज आर फैंटेसी स्टोरीज, एंड आई थिंक बरज़ख जो है वो खुद बजाते खुद वो एक फैंटेसी स्टोरी है। अच्छा हारून, बिल्कुल अभी आप जो बात कर रहे हैं, मेरे ज़हन में एक सवाल आया जो कि बड़ा ही पैराडॉक्सिकल नेचर का है। मुझे भी लगता है कि ये जो कंटेंट है या ये जो मवाद हैं जिनके बारे में जब ये कहा जाता है कि इन पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ये इटसेल्फ एक पैराडॉक्स है। आपको क्या लगता है कि मुआशरे में कोई बुराई कह लें या कोई उनसर कह लें, कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद है, लोग कहते हैं जी इस बारे में अगर बात करेंगे या इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो इससे बढ़ेगा ये एलिमेंट, या फिर दूसरी साइड पे लोग कहते हैं कि अगर इस बारे में बात होगी तो शाऊर आएगा और लोग इससे बचेंगे? जी, मेरा तो ख्याल जो है वो दूसरी जो आपकी राय है उसके साथ मेल खाता है। मेरे ख्याल में अगर कोई बुराई है, कोई मसला है या कोई भी आंसर है, उसके ऊपर बात तो होनी चाहिए। उस बात का तरीका क्या होना चाहिए, उस बात से हमें खुद एक एहतसाबी करके ये सोच लेना चाहिए कि हमारी राय से या हमारी गुफ्तगू से उसके ऊपर असर क्या पड़ेगा। अगर एक अच्छी चीज़ है तो उसको बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी हमारी ऊपर है, और अगर एक चीज़ अच्छी नहीं है या माशरे के लिए सूटेबल नहीं है तो उसको डिस्करेज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है आसिम अब्बासी एज अ रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, उन्होंने इस कहानी को लेकर आगे चले। अब आखिरी किस्त देखते हैं कि इस कहानी में ये गिरें किस तरह खुलती हैं, क्योंकि उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी है। हर कैरेक्टर जो कि माशरे के इक़दार से बाहर निकला हुआ नज़र आता है हमें इस सीरीज़ में, उसकी एक बैक स्टोरी है, उसकी वजह बताई गई है कि वो क्यों इस तरह है। तो आई थिंक वो हम बहैसियत माशरा अगर थोड़ा सा इस बहस व तकरार से हट के उन मोटिव्स के ऊपर या उन वजूहात के ऊपर गौर करने की कोशिश करें कि अगर माशरे में बिगाड़ आता है तो किस वजह से आता है, तो शायद हम कोई हल निकालने की तरफ। अरुण, आपको अदाकारी कैसी लगी इसमें हमारे एक्टर्स की? बड़े अरसे बाद फवाद खान नज़र आ रहे हैं और इंडिया में एक बड़ी डिमांड है उनकी। अच्छा, अब फवाद खान का प्रॉब्लम यह है कि फवाद खान की अदाकारी देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि फवाद खान माशाल्लाह खुद इतने खूबसूरत हैं कि उनको स्क्रीन के ऊपर वैसे ही देख के मजा आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर फवाद खान की अदाकारी वैसे भी मुझे लगा है हारून थोड़ी कम है, बाबा जी जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं।
खैर सलमान शाहिद ने तो बिल्कुल यूर राइट कि उन्होंने बिल्कुल घेरा हुआ है सब पूरी स्क्रीन को जिस तरह वो भरते हैं। अच्छा उसमें हम जो है वो खुशहाल को ना भूलें, खुशहाल जिन्होंने उनकी जवानी का किरदार अदा किया, कुछ ही सीन हैं उनके, लेकिन खुशहाल ने भी बड़ा इम्पैक्टफुल वो अपना ओपनिंग सीक्वेंस जो है वो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद सलमान शाहिद उसका किरदार को बहुत खूबसूरती से लेके चल रहे हैं। सनम से ही बहुत खूबसूरत अपने किरदार में है, उसके अंदर मिस्ट्री भी है, उसके अंदर थोड़ा सा एंगर भी है, उसके अंदर एक पेंट अप एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि सनम ने भी बहुत अच्छी तरह किरदार निभाया। इसमें सबसे ज़्यादा नापसंद जो की जा रही है बात वो हम जिन्स परस्ती है। मतलब आप देख रहे हैं कि वो दो बॉयज़ हैं और वो सारा कुछ दिखाया जा रहा है किस तरह वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ना तो हमारा दीन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ना हमारा कल्चर इसको एक्सेप्ट करता है, और यही चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बढ़ाई ना जाएं ताकि बच्चों तक ये बातें ना पहुँचें। लेकिन इस तरह जी शहरबानो, देखिए बच्चों को तो ड्रामे देखने ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये तो हमारे माशरे में एक बड़ी गलत रिवायत है कि बच्चे साढ़े 8 बजे का बैठ के ड्रामा माँ बाप के साथ देख रहे होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होता। तो बच्चों को तो ड्रामा देखना की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि देखिए किसी किस्म का ज़मानो मकान जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया इस स्टोरी में। ये नहीं कहा गया कि ये सब कैरेक्टर्स नेसेसरली मुसलमान हैं, ये एक इस्लामी माशरा है, उसके अंदर जिस तरह की रसूम व रिवाज दिखाई जा रही हैं, जिस तरह रूहों से ताल्लुक़ बनाया जा रहा है, जिस तरह का जादू टोना दिस एंड दैट, वो सारा जो है वो किसी मुसलमान माशरे से मेल नहीं खाता। जिस तरह से पूजा जा रहा है, जिस तरह से उसके ऊपर चीज़ें ढाई जा रही है। बिल्कुल, तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि लोग क्यों ये सोच रहे हैं कि ये एक मुसलमान माशरे में ये दिखाया जा रहा है या वो दिखाया जा रहा है। ये कहानी एक फैंटेसी लैंड की कहानी है, एक ऐसे इलाके की कहानी है जो पाकिस्तान नहीं है, जो शायद परियों का कोई कोहकाफ है या और हारून आपको ये भी लगता है कि मसला ये है कि आर्ट को आर्ट के तौर पर नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ। मेरी एक बड़ी मैं अजीम एक कोटेशन अक्सर जो है वो दोहराता हूँ और मैं दोबारा एक दफ़ा कहना चाहूँगा कि अच्छा आर्ट वही है जो कंफर्टेबल लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे और अनकंफर्टेबल लोगों को कंफर्टेबल कर दे। तो मुझे लगता है कि जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं या जो चीज़ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आपको कुछ सोचने पे, कुछ रिफ्लेक्शन पे मजबूर नहीं करती कि भाई कहाँ पे गड़बड़ है या तजस्सुस या किसी किस्म का आपके अंदर इमोशन क्रिएट्स नहीं करती, तो उसका क्या फ़ायदा। अब जो हम सास बहू के ड्रामे देखते चले आ रहे हैं, क्या आसिम को ऐसी ही एक और सीरीज बनाकर जी टीवी को दे देनी चाहिए थी और वो चला देते। शायद हमें हमारी जो आवाम है वो इतना लिबरल और इस तरह की चीज़ें देखना पसंद नहीं करती या फिर वो चाहती नहीं कि खुलकर ये चीज़ें या इन पर बात की जाए। अच्छा एक चीज़ आपके साथ ही ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सवाल जारी रखें। शहरबानो के सवाल के साथ ही बिल्कुल शहरबानो ने ये बात की कि आवाम ये पसंद नहीं करती, लेकिन इसी सवाल का एक और एंगल यही है कि बंदरवाज़ों में या ड्राइंग रूम में इन्हीं मौज़ूआत पर ज़्यादा बात होती है और होनी ही चाहिए। जी ये वो बड़े बड़े सवाल हैं जो कि हमारे माशरे को जल्द या बदेर इन सवालों का जवाब देना होगा या इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। तो मेरे ख्याल में बात करने में या बात शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा फिल्म मेकर को भी ये खुद एहतसाबी रखनी चाहिए कि मैंने किस तरह किस पैराए में बात करनी है, कहाँ तक बात करनी है। बच्चों के कुछ सीन हैं इस सीरीज में जो कि मुझे इतने पसंद नहीं आए, मेरे ख्याल में उनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा आर्टिस्ट कभी कभी जो है ना शॉक वैल्यू इस्तेमाल करने में कुछ ओवरबोर्ड चले जाते हैं, मुझे लगता है आसिम वहाँ पर कुछ ओवरबोर्ड चले गए। उन सीन्स की ज़रूरत नहीं थी, कहानी के प्लॉट से उनका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था, उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया कहानी में। जी मैं समझता हूँ कि फवाद अहम खान जो तीसरे भाई हैं और जो आप हम जिन्स परस्ती के एंगल की बात कर रहे हैं, वो कहानी का एक इंटेग्रल पार्ट था, उसका एक पूरा बैकग्राउंड स्टोरी थी, वो समझ में आता है। लेकिन जो बच्चों के साथ उनको एक्सपोजर दिया गया वो मेरे ख्याल में नामुनासिब था, वो नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा उसमें एक और चीज़ थी कि पॉजिटिविटी जो दिखाई गई वो ये थी कि अगर आप किसी को नाहक उसका कत्ल करते हैं तो आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी, आप पर अजाब भी आ सकता है। ये चीज़ भी दिखाई गई कि अजाब उन पर आया गया। बिल्कुल ये यूनिवर्सल मैसेजेस हैं जी, इसके ऊपर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। नाहक करेंगे, किसी का हक छीनेंगे, कहीं किसी से ज्यादती कर देंगे, कहीं पे कोई जुल्म करेंगे तो उसका हिसाब होगा, और वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो,
किसी भी इलाके से ताल्लुक़ हो, किसी भी माशरे से ताल्लुक़ हो, आप उस अजाब से बच नहीं सकते। दिस इज़ कॉल्ड कारमा, और वो आकर इंसान को पकड़ लेता है। तो यही आप देखें कि आका जो है सलमान शाहिद जो रोल कर रहे हैं जाफ़र का, उसको अब ये सारे अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। तो और इसी तरह जो इलाके वाले हैं, अभी कहानी खुल रही है, आखिरी किस्त आ गई है, तो अब रेजोल्यूशन होगी। साजिद हसन एक तरफ हैं और सलमान शाहिद दूसरी तरफ। तो हम देखेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो जब आमने सामने आते हैं, और दोनों भाई भी हैं, तो जब ये आमने सामने आते हैं और सारी हकीकतें खुलती हैं तो फिर क्या होगा। तो बड़े मज़े का आखिरी एपिसोड है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका हारून, आपने सुना पाकिस्तान को वक्त दिया। और ये जो सीरीज़ थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है और हर कोई तज्जिया दे रहा है इस पर और देना चाहता भी, हर किसी की अपनी राय है, उस पर आपने भी अपनी राय पेश की। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना यौम आज़ादी के महीने के तौर पर जाना जाता है। हमने फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं। 1 अगस्त से हमारी कोशिश होती है कि हम फ्लैग्स लगाएं और एक पक्के मुहिब्बे वतन बने। सारे पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो मोहब्बत है ना पाकिस्तान के लिए वो जाग जाती है। तो हमारे साथ हमारी रिसर्चर मौजूद हैं, नक्शकाजी, वो भी कोई नई रिसर्च या पुरानी रिसर्च को ही नया करने की कोशिश कर रही हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कि भाई अब पाकिस्तान की बात हो, 14 अगस्त आ रही है। अगस्त आते ही मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान पाकिस्तान, हर तरफ झंडियाँ, हर तरफ वो जो है आप लोगों की भी मुझे बड़ी पेट्रियोटिज्म नजर आ रही है। तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन हो रही है उसकी, मतलब यू आर एग्जिबिटिंग इट। तो मैंने कहा कि आज जो है ना हम सेगमेंट में कोई वो ऐसी बात नहीं हो रही, कोई ऐसी रिसर्च नहीं हो रही, कोई अनोखी बात नहीं हो रही। मैं पाकिस्तान को कुछ और नहीं बनाऊंगी, मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दूंगी। आज मैंने ये सोचा था कि हम बात करते हैं अपने सूबों के ऊपर, ठीक है? हमें सब कुछ पता है, हमारी आवाम को भी सब कुछ पता है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन मैंने कहा क्या बात की जाए, ज़बरदस्त पाकिस्तान की बात हो और फिर अपने सूबों की बात हो, तो चलो लेट्स रिवाइव दैट वंस, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस के ऊपर, हमारे 4 प्रोविंसेस। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं पंजाब से। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? पंजाब का लफ्ज़ निकला है पंज आब से। पंज मीन्स 5, आब मीन दरिया। हाँ जी। और ये जो 5 दरिया जो हमारी इस एरिया में से बहते हैं, उन 5 दरियाओं में चनाब, रावी, सतलज, ब्यास और तो ये 5 रिवर्स क्योंकि इस एरिया से कहते थे, इसीलिए इसका नाम पंजाब, ठीक है? पंजाब की मज़े की बात यह है कि पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब जो है द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है पाकिस्तान। ओके, ठीक है? अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन जो है ना सबसे ज़्यादा पंजाब में है और सबसे कम जो है बलूचिस्तान में। और अगर बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो फिर बलूचिस्तान का नाम मेनली जो नाम दिए जा रहे थे वो नाम इस तरह से दिए जाते हैं कि उस एरिया में बसने वाले जो लोग हैं उन लोगों से रिलेटेड, उनकी एथनिसिटी, उनकी उससे रिलेटेड उनकी लैंग्वेज और उनके उससे कल्चर से रिलेटेड, उससे ये नाम ले लिए जाते हैं। अब जैसे अगर इसकी बलूचिस्तान की बात करें तो क्योंकि बलोच यहाँ पे रहते थे तो इसको बलूचिस्तान कह दिया गया। सिंध की बात करें तो सिंध में, सिंध का लफ्ज़ जो संस्कृत का लफ्ज़ है सिंधु, ठीक है, उधर से दिया गया। सिंधु मीन्स रिवर, ठीक है, और क्योंकि इसमें इंडस रिवर बहता है तो इसलिए इसको ये नाम दे दिया गया, ठीक है? अब इसमें खैबर पख्तूनख्वा, हाँ मेरे को रह ना जाए पहले यहाँ आ जाए। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा को पहले तो NWFP कहा जाता था, ठीक है? अब NWFP के बाद 2010 में इसको खैबर पख्तूनख्वा कह दिया गया, ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा इसलिए कहा गया कि खैबर मीन्स जो खैबर पास है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है, उसका जो पास वहाँ से गुजरता है वो खैबर वो हो गया। और पख्तूनख्वा का मतलब ये है, पख्तून मीन्स यहाँ पर रहते हैं, हाँ, और ख्वा मीन्स के वहाँ पे लोग रहते हैं। पख्तून मीन्स यस, लैंड ऑफ पख्तून्स, ठीक है? तो लैंड ऑफ पख्तून्स या पख्तून्स हु लिव बाय खैबर पास, सही, ठीक है? इस तरह से करके इसको किया गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, अभी उसको प्रोविंस वाला वो स्टेटस नहीं मिला, ठीक है? उसमें ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, उसमें पहले उनको 1970s में एक स्टेटस मिला था नॉर्दर्न एरियाज़ का, उसको भी और साथ कश्मीर को भी उस तरह से लेते थे। बट बिकॉज इसको इंडिया जो है वो क्लेम भी करना चाहता है और फिर उसका एक सेपरेट उस तरह से नहीं उसको आइडेंटिटी दी गई, तो 2009 में ये कहा गया कि इसको एक सेपरेट देंगे, फिर इसको गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया गया। और अब जो है 2020 में प्रॉमिस्ड है, लेकिन अभी कुछ वो उस पर वो बात नहीं, ठीक?
अच्छा, अब हमारी ये जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, हमारे डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट, हमारा जो मुल्क है वो फुल ऑफ डिफरेंट सकाफत भी है, इसमें कल्चर्स भी है, रंगारंग बड़े फेस्टिवल्स भी हैं, बहुत कुछ है जो हमारे मुल्क को एक डिफरेंट आइडेंटिटी और एक डिफरेंट मतलब रिच आइडेंटिटी के तौर पे देखता है। ठीक है, अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में ही पंजाबी की लैंग्वेजेस जो है वो 25 से 30 जो है डिफरेंट डायलेक्ट्स में बोली जाती है पंजाबी। दे से कि आफ्टर एवरी फ्यू माइल्स अगर आप गुजरते हैं तो पंजाबी का डायलेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो फिर उसके अलावा मज़े की बात यह है कि पंजाब में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है दैट इज़ नोन, मतलब बहुत ज़्यादा नोन है और इसकी डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मेड ऑन 1800 एकर्स की ज़मीन पे, लेकिन पाकिस्तान की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, क्योंकि उसके 2300 एकड़ की ज़मीन पे वो बनी है एंड इट इज़ ओल्डेस्ट, इट इज़ फ्रॉम 1950s से ये बनी है। तो हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, उस तरह से अगर हम देखें, और अगर हम बात करें इकॉनमी की, ठीक है, तो हमारा पंजाब जो है यहाँ पे ज़्यादातर ग्रेन्स, ठीक है, हर तरह की ग्रेन्स, इवन ज़राई पैदावार, एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स फ्लो होते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ भी हमारा जो ब्रेड एंड बटर है ना, एक पाकिस्तान का समझ लो एक तरह से, इधर से ही एग्रीकल्चर वे में वहाँ से चलता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कराची की, अच्छा मज़े की बात ये भी है कि जो मैंने डिस्कस करनी थी उसमें ये था कि अगर हम कैपिटल की बात करें ना, जो हमारी कैपिटल सिटीज़ की बात करें, तो जो हमारा पंजाब है उसका कैपिटल सिटी लाहौर है, आपको पता है। ठीक है, हमारे सिंध का जो है वो कराची है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है, हमारे बलूचिस्तान का कोयटा है। ठीक है, और गिलगित बाल्टिस्तान को अगर काउंट करें तो उसका क्या कहता है। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है और नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट जो हमारा ये सेगमेंट हो उसके अंदर मजीद रिसर्च अपने नाज़रीन को बताएं और हम बताएं कि जो कैपिटल्स हैं हमारे सूबों के, उनकी तारीख क्या है, उनके नाम लाहौर क्यों है, पेशावर करेंगे इंशाल्लाह। और टेक्सला की तारीख भी बताएं। पाकिस्तान बहुत रिच है भाई हिस्ट्री के हवाले से, बड़ी सिविलाइजेशंस यहाँ पर है जी। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी। नहीं, हम ब्रेक नहीं ले रहे, हम अपने सेगमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे साथ हम जानेंगे सितारों का हाल कि अगला जो ये आने वाला मतलब अगस्त का महीना है, पूरा महीना कैसा गुजरेगा सितारों की नज़र में। तो हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर है उनसा शाह। वेलकम करते हैं आपको उनसा, कैसी हैं आप, और बताएं कि सितारों का ये महीना कैसा रहने वाला। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एरीज से शुरू करते हैं, और एरीज वालों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर फैमिली टाइम ज़्यादा एरीज वालों का रहेगा। शादी की सिचुएशन एरीज वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। रिश्तों से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे एरीज वालों के वो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन पैसा इस हफ्ते एरीज वालों का खूब खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। टॉरस की बात करें तो टॉरस वाले जो हैं वो यहाँ पर एक तरफ अगर एरीज वालों का पैसा खर्च हो रहा है तो टॉरस वालों के पास पैसे आ गए। अच्छा। जी, टॉरस वालों के का टाइम जो है वो कारोबारी लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या सेल करते हैं, तो उस लिहाज से भी टॉरस वालों के लिए बहुत लकी रहेगा। जहाँ भी काम करेंगे उनकी जो किस्मत है वो इंशाल्लाह जैकपॉट जैसे लॉटरी भी निकल सकती है उनकी, या इनहेरिटेंस भी उनको मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, जॉब प्रमोशन हो सकती है। तो स्टेबिलिटी नजर आ रही, जो एक इनसिक्योरिटी रहती थी टॉरस को अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, वो दूर हो जाएगी। जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई वालों के लिए थोड़ी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो 3 तलवारें, डिसअपॉइंटमेंट्स, यानी कि इस हफ्ते जेमिनाई वालों को कोई काम में, किसी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर शादी के हवाले से भी कोई सिचुएशन इतनी अच्छी जेमिनाई वालों की नजर नहीं आ रही। हर जगह से आपको कोई फ्रॉड, कोई चीट भी कर सकता है। तो अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी पैसों की लेन देन का मामला है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना कोई धोखा भी आपको मिल सकता है। और लव लाइफ के हिसाब से भी मुझे लगता है कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, ब्रेकअप भी हो सकते हैं। कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है। 2 ऑफ कप्स, शादी के हालात बहुत अच्छे हैं कैंसेरियंस के लिए। फिर लव के मामला बहुत अच्छे रहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप इनके लिए बहुत कामयाब रहेगी। किसी के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। कैंसेरियन के बाद है लियो, और लियो वालों के लिए थोड़ा बहुत उनके रुकावटें हैं कामों में, जैसे शादी में रुकावटें आ सकती हैं, बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं।
प्रमोशन में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये वक्ती रुकावटें हैं और ये इंशाल्लाह आगे जाके दूर हो जाएंगी। तो ये एक टेम्परेरी एनर्जी है, टेम्परेरी ब्लॉकेजेस रहेंगे। वर्गों की बात करते हैं, वर्गों वालों के लिए पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, तो कोई गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन किसी दोस्त के साथ उनका कोई खड्डा भी हो सकता है, ट्रैवल प्लान भी बन सकता है। लिब्रा वालों की बात करें, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो शादी के मामला लिब्रा के बहुत अच्छे रहेंगे, लव लाइफ की सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और बिजनेस में भी ये पार्टनरशिप के साथ अगर काम करेंगे, किसी के साथ शेयरिंग के साथ काम करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और फैमिली टाइम लिब्रा वालों के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। स्कॉर्पियो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांटिक एनर्जी है, कोई प्रपोज कर सकता है, कोई मोहब्बत का इजहार किसी के आपको कोई कर सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है आपका। अच्छा। और दोस्ती का कोई हाथ बढ़ा सकता है, कोई नया दोस्त आपका बन सकता है, किसी के साथ नाराजगी हो गई है बिजनेस में या रिलेशनशिप में तो वहाँ पैचअप हो जाएगा। अगर डिवोर्स या कुछ सेपरेशन हो गई है तो मामलात आपके कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और स्कॉर्पियो के लिए भी अगर ट्रैवल करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, या ऐसा कोई काम करें स्कॉर्पियो जो बैरून मुल्क से रिलेटेड हो। ओके। अच्छा, सजिटेरियस के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन टाइम है, पार्टी टाइम है, फन टाइम है, हैप्पीनेस नजर आ रही है, खुशियां नजर आ रही हैं सजिटेरियस वालों की लाइफ में। ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम, बैरून मुल्क से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने इमिग्रेशन वीजा अप्लाई किया है उनके लिए बहुत अच्छा है। लीगल अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। शादी का हालात मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं सजिटेरियस के लिए। मैरिड लाइफ में भी पॉजिटिविटी है। ग्रेट। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए वर्ल्ड का कार्ड है। ये तो सबसे पहले सफर का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है। ट्रैवल कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। किसी के साथ नाराजगी हो गई है तो पैचअप रीयूनियन हो सकता है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है तो रीयूनियन हो सकता है। शादी के हालात भी बहुत मतलब इस वक्त कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत फेवर करेंगे। अब बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस जो है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। पैसा इस हफ्ते खूब खर्च होगा एक्वेरियस वालों का। उसके साथ अपने काम में भी बहुत डिवोटेड हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो बहुत सिंसियरिटी के साथ बनाते हुए नजर आ रहे हैं एक्वेरियस। वैसे भी एक्वेरियस जो है वो दोस्तों का दोस्त होता है और इनकी वीकनेस होती है दोस्त। तो इस हफ्ते जो है कोई नया दोस्त भी बन सकता है। ट्रैवल के भी मामलात उनके अच्छे चलेंगे, कारोबारी मामलात भी इनके अच्छे चलेंगे, लेकिन कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के लगाएं, क्योंकि एक्वेरियस वालों के लिए अगर दोस्त हैं तो हसद करने वाले भी, जेलसी भी अराउंड आती है। स्पाइसेस के लिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत मसरूफ रहेगा पाइसेस आने वाले हफ्ते में। काम पे फोकस बहुत नजर आ रहा है पाइसेस वालों का। स्टेबल करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपने जॉब को। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मेहनत से ही पैसा कमा रहे हैं। पैसा कोई जैकपॉट नहीं निकल रहा, ना कोई लॉटरी निकल रही है। पाइसेस का कोई जैकपॉट नजर नहीं आ रहा आने वाले हफ्ते में। जैकपॉट नहीं है, जो भी पैसा कमाएंगे अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे, निकाल दें। हाँ, कहीं प्रॉफिट उनको मिल सकता है, जो है वो कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उनको भी फायदा मिल सकता है। शादी के हवाले से भी इस वक्त रिलेशनशिप में फोकस नहीं है पाइसेस, बल्कि इस वक्त अपने करियर पे फोकस्ड है। टाइम जो है वो अपना पे दे रहा है। ऐसे और जी ये है ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रही हैं। अच्छा उनसा ये बताइएगा, अभी हमारे पास वक्त है जी, तो हम चाहते हैं कि जरा पाकिस्तान के जो सियासी और मुआशी हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से अगर आप कार्ड्स की मदद से कुछ पेशन गोई कर सकें। जी, मुआशी हालात यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो पहले भी मैंने प्रेडिक्शन दी है। तीनों कार्ड जो मैंने निकाले हैं ट्रैवल के कार्ड है। तो इस वक्त अगर इकोनॉमी जो है वो अप डाउन चल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है, फॉरेन एड आ रही है, बैरून मुल्क से कोई ऐसे काम या कोई ऐसे कारोबार किए जा रहे हैं और किए जा सकते हैं फ्यूचर में, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान में थोड़ी बहुत तरक्की नजर आ रही है। लेकिन अनस्टेबिलिटी रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगी,
मुझे एक तरह से जैसे स्टेबल हालात, मुझे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नजर नहीं आ रही। तो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, तो वो बहुत देख कर करें और हर तरह के हालात जो हैं वो एक तरह से नहीं चलते हुए नजर आ रहे। अब हमें ये बताएं जो हमारे कायदीन हैं उनके हफ्ते या महीना आने वाला कैसा रहेगा? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, बिलावल साहब और बानिया पीटीआई। ओके, बिलावल साहब के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अपने जो काम है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी एक्टिव रहेंगे, एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। किसी के साथ मिलकर, जैसे कोई उनका पार्टनर है, हो सकता है उनके फादर हो या कोई भी ऐसा पार्टनर है जो उनके साथ हर वक्त रहता है और वो बड़ा उनके साथ सिंसियर है और उनके साथ उनको मिलकर ही चलना चाहिए। उनको अगर कोई किसी चीज की जरूरत हो, मशवरे की जरूरत हो, तो उनसे वो बड़े मशवरा कर सकते हैं। तो ये भी इस वक्त फेवर नजर आ रहा है बिलावल भुट्टो का। फिर अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब के लिए, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो छोटी मोटी खबरें नवाज शरीफ साहब के से रिलेटेड मिलती रहेंगी, कुछ सोशल एक्टिविटीज, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। उनसा साहिबा जाते जाते बानी पीटीआई का जल्दी से बता दें, उनकी भी खबरें आ रही हैं आजकल। ओके, बानी पीटीआई यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस वक्त तो वो जो उन्होंने उनका जो एजेंडा है, जो उनकी सोच है, उसी पर ही रहेंगे, कायम रहेंगे। और अभी टफ सिचुएशन है क्योंकि तलवार नजर आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रही है। अभी टफ सिचुएशन है और मईशत के हवाले से आपने पेशन गोई की कि बैरूनी इमदाद आ रही है, लेकिन जो है डोली रहेगी, तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जी सोच समझ के करें। और हमारे प्रोग्राम से जी हमें इजाज़त है। आई एम श्योर आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आया होगा। कल दोबारा नए मौज़ूआत के साथ, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।